आज टैक्सेशन के बारे में बात की जाएगी, जिसको हम लोग दोस्तों कराधान कहते हैं। ठीक है, कराधान का है या टैक्सेशन का है, बात एक ही होती है। ठीक है, तो अगर बात की है दोस्तों यहाँ पे आपसे टैक्सेशन के बारे में, तो ये जो टैक्सेशन होता है ना, ठीक है, इस टैक्सेशन का मतलब क्या है पहले ये जानिएगा। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक से शुरू करेंगे। देखो, टैक्सेशन का यहाँ पे आपके लिए मतलब होता है कि यहाँ पर अगर कभी भी किसी भी सरकार को, चाहे उस पहले जमाने के राजा महाराजा रहे हो, यहाँ चाहे आज के आपके कोई भी सरकार हो, तो हर एक सरकार और हर एक राजा महाराजा को कुछ पैसा चाहिए होता था, कुछ आय चाहिए होती थी, उसी को यहाँ पे आपका टैक्सेशन कहा जाता है। ठीक, लेकिन अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आखिरकार किस आधार पे सबसे पहले टैक्स लिया गया? ध्यान समझना, सबसे पहले जो टैक्स लिया गया था वो किस आधार पे लिया गया होगा? मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं दोस्तों। नंबर 1 ऑप्शन है आपके लिए कृषि के आधार पे सबसे पहला टैक्स लगा। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए युद्ध के आधार पे सबसे पहला टैक्स लगा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके लिए व्यापार पे सबसे पहला टैक्स लगा, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोल पे सबसे पहले टैक्स लगा। अब बताना तो, पूरे विश्व में सबसे पहला टैक्स किस इनमें से किस ऑप्शन पे लगाया गया था? हाँ जी, चलिए अब सारे लोग लगभग जुड़ चुके हैं, जरा सब लोग एक साथ जवाब देंगे, है ना? चलो भाई ठीक है, पहले अपने आप से क्वेश्चन को चूज कर लो, देखें कितने लोग हैं जो आंसर के बराबर में पहुंच पाएंगे। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कहां से आ गया? गुड मॉर्निंग वंदना। व्यापार पेट्रोल, अच्छा सबसे पहला टैक्स पेट्रोल पे कैसे लग जाएगा जी? वो तो मैंने सिर्फ ऑप्शन में रखा था आपके लिए, ठीक है, समझो, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपके लिए ऑप्शन में रखा हुआ था। लेकिन अगर बात की जाए आपसे, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, पूरे विश्व में जो सबसे पहला टैक्स की शुरुआत हुई थी वो हुई थी युद्ध से। जब भी यहाँ पे राजा महाराजाओं को, आपको अगर मान लीजिए किसी भी युद्ध को लड़ना होता था, तो उनके पास पैसा नहीं होता था, तो उसी पैसे को वसूलने के लिए यहाँ पे टैक्सेशन नामक व्यवस्था को शुरू किया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आपके टैक्सेशन की तरफ। सबको अपना जवाब मिल गया? ठीक है, चेक कर लेना। राइट आंसर यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि युद्ध। ठीक, अब जरा इसके अलावा जरा कुछ बातें सुनो। तो यहाँ पे आपके लिए जैसे मान लीजिए, अब वेट अ मिनट, एक मिनट जरा रुक जाना। ठीक है, आप ठीक है, हाँ चलिए, अब अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे हम लोग आपसे सबसे पहले टैक्सेशन के बारे में। ठीक, तो जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, कुछ देश जो है आपके, देश जो है आपके जो टैक्स लगाते हैं, ठीक है, तो उन्हें तो हम लोग कहेंगे टैक्स कंट्रीज। क्या कहेंगे हम लोग? आपको टैक्स कंट्रीज कहते हैं। ऐसे देश जहां पे टैक्स लगाया जाता है वो है टैक्स कंट्रीज। ठीक, लेकिन अगर बात की जाए तो ऐसी भी कई आपकी कंट्रीज है दोस्तों जहां पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता, नो टैक्स। नो टैक्स कह दो या जीरो टैक्स कह दो, या बिल्कुल ही न्यूनतम टैक्स कह दो, तो तीनों बातें लगभग एक ही सी हैं। अगर आपसे कोई केवल 1% टैक्स ले रहा है तो भी उसका क्या मतलब? ठीक है, तो नो टैक्स हो, जीरो टैक्स हो या मिनिमम टैक्स हो दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई भी देश आपके लिए लागू करता है तो उसको हम लोग यहाँ पे आपका टैक्स हेवन कंट्रीज के नाम से जानते हैं। टैक्स हेवन कंट्रीज। अच्छा, अब जरा मुझे बताना कि यहाँ पे एक टैक्स हेवन कंट्री का एक उपयोग क्यों आखिरकार वो यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगा रही, जबकि टैक्स लगाने से ही तो फायदा होता है। लेकिन वो मना कर देगी, वो कहेगी हमें नहीं लगाना, हमें टैक्स लगाना ही नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर टैक्स नहीं लगेगा तो आय कैसे बढ़ रही है? फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मैंने आपसे कहा कि अगर यहाँ पे हिंदी में भी अभी लिख देंगे, कोई परेशान ना होना, ठीक है। फाइन लगाकर आखिर वहां पे फाइन भी नहीं लगता है। अब बताओ वहां पे आखिरकार कैसे डेवलपमेंट हो रहा है? फिर टैक्स नहीं लग रहा है, कमाई नहीं हो रही है, राइट? हाँ, इफा से बिल्कुल सही बताया, दुबई होता है, वेरी गुड। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टैक्स लगाते हैं तब भी तो टैक्स कहा जाएगा। हमारी बात समझ में? देखो समझो, यहाँ पे वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पे आपका टैक्स नहीं लेते। वो ये कहते हैं कि देखो, दो चीजें होती हैं जहां से कोई भी देश आपका आय प्राप्त करता है। एक होता है कि भैया या तो टैक्स लगा लो, उनसे जबरदस्ती वसूल, या वो अपने मन से अगर आपके यहाँ निवेश कर दे, समझना, या फिर वो अपने मन से यहाँ पे आपके यहाँ पर निवेश कर दे। तो अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आप टैक्स 0% रखोगे तो मुझे बताओ, क्या निवेश की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? मुझे बताना कि अगर आप यहाँ पे निवेश को 0 कर दोगे तो टैक्स की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? तो ऑब्वियस सी चीज है कि यहाँ पे अगर आपका दोस्तों टैक्स हो जाएगा 0, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपकी आय यानी निवेश बढ़ जाएगा। ये है वो तरीका जिससे टैक्स हेवन कंट्रीज दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा मुनाफा कमाती है। टैक्स नहीं लगाती हैं, लेकिन इतना ज्यादा पैसा उनको निवेश में मिल जाता है कि वो टैक्स को छोड़िए, वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन जाती है। उदाहरण मैं कुछ आपको बताता हूँ, जरा नोट कर लीजिए।
यहाँ पे अगर दोस्तों बात की जाए आपसे टैक्स हेवन कंट्रीज के बारे में, जरा नोट कीजिएगा मेरे साथ में। एक कंट्री जो है दोस्तों, ये वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जीडीपी है, इसका नाम हो जाएगा सिंगापुर। क्या नाम होगा? सिंगापुर। अब इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पे सिंगापुर के अलावा, तो यहाँ पे आपके लिए मकाऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मकाऊ। तो सिंगापुर हो गया, मकाऊ हो गया, इसके अलावा हांगकांग। नोट करते जाना लगातार। हांगकांग हो गया, मकाऊ हो गया, सिंगापुर हो गया दोस्तों। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों आपसे और कंट्रीज के बारे में, तो यहाँ पे आपके लिए दोस्तों जैसे मोनाको है, मोनाको नामक आपका जो देश है दोस्तों, ये भी यहाँ पे आपका टैक्स हेवन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन में पड़ता है। ठीक है। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो एक शहर का नाम आपने और सुना होगा, सॉरी एक देश का नाम सुना होगा, स्विट्जरलैंड। तो ये वो देश है दोस्तों जो कि यहाँ पे न्यूनतम टैक्स लगाते हैं, कम से कम टैक्स लगाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आपका दोस्तों निवेश से आपका पैसा कमाते हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा टैक्स हेवन कंट्रीज क्या होता है। ठीक है। अगर ये आपका बिल्कुल क्लियर है, तो जिनको अभी भी डाउट रह गया हो, जिनको ये लग रहा हो कि सर से एक बार लाओ पूछ लेते तो सही रहता, तो एक बार जरा आप लोग पूछ लो जिनको अभी भी डाउट हो। बाकी सबको क्लियर हो गया होगा मुझे पता है, लेकिन जिनको अभी भी समस्या है, 10 सेकेंड है आपके पास, जो सवाल हो वो पूछ लो। अभी हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा उसको टैक्स हेवन कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। ठीक। और हाँ, एक चीज और, ये सवाल आपसे पूछा गया है, रोहित रिपीट कर दें। ठीक है, सुनो। देखो रोहित, कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बिल्डिंग थी, ध्यान समझना, आपके पास कोई बिल्डिंग थी, ठीक, और उस बिल्डिंग के बगल में आपने एक पार्किंग लगा दी। बात को समझना, आपने एक पार्किंग लगा दी, ठीक। अब अगर आपने बिल्डिंग का किराया, आपकी बिल्डिंग में कई सारी दुकानें थी, तो आपने वहां पे किराया कर दिया जीरो और पार्किंग का यहाँ पे टैक्स कर दिया हाई। समझना, तो यहाँ पे जितनी भी दुकानें थी वो भी सस्ते में व्यापार कर रही है, बोलो हाँ के ना। अगर सस्ते में व्यापार कर रही है तो लोग आएंगे ही आएंगे। अगर लोग आएंगे तो भले ही आपने कोई टैक्स ना लिया, भले ही आपने कोई टैक्स नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन पार्किंग से इतनी कमाई हो गई कि यहाँ पे दोस्तों आप बन गए टैक्स हेवन कंट्री। ये है टैक्स हेवन कंट्री। रोहित, अगर क्लियर हो गया हो तो एक बार जरा यस सर जरूर लिख देना। ठीक है, क्या है? अच्छा ठीक है, निधि क्लियर हो गया। हाँ, विकू विकू क्या पूछ रहे हैं, स्विस बैंक से कोई इफेक्ट पड़ता है क्या सर स्विट्जरलैंड में? स्विस बैंक से स्विट्जरलैंड को फायदा होता है, क्योंकि जितने लोगों को अपना काला धन छिपाना होता है ना, वो सब आपका स्विट्जरलैंड में पैसा रखते हैं। और एक चीज, चूंकि ये आपका टैक्स हेवन कंट्रीज है, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में सबसे सुरक्षित पैसा रखा जाता है, सबसे दुनिया का सुरक्षित पैसा स्विट्जरलैंड के बैंकों में है। और लेकिन इस सुरक्षा की कीमत आपको चुकानी पड़ती है यहाँ पे दोस्तों आपका जो अकाउंट होगा उसके अनुसार। ठीक है, क्लियर हो गया? टैक्स सेवन कंट्रीज पे थे, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए आपसे, क्या हो गया? हाँ, टॉपिक जो है ऋतु यहाँ पे आपका चल रहा है टैक्सेशन। और अच्छा, और यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट का नाम है उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, कोई भी हंसेगा नहीं। जिन लोगों को जो चीज की समस्या है वो पूछेगा जरूर। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। देखो, दो टाइप के टैक्स, टैक्स भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, वो होते हैं आपके दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से लिए जाते हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, दूसरा होता है रिग्रेसिव टैक्स। एक होता है प्रगतिशील, दूसरा होता है अप्रगतिशील। ठीक है, तो अगर बात करें आपसे प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में, आप समझिएगा। मुझे बताओ, एक कॉमन सी सोच है आप सबकी या हमारी आपकी, कि यहाँ पर अगर मान लो मेरी आय है 1000 रुपए, मेरी आय कितनी है? 1000 रुपए। ठीक, तो यहाँ पर जो अगर आय 1000 रुपए है तो टैक्स मुझसे केवल 10 रुपए लिया जाए। ठीक है, लेकिन अगर मेरी आय हो गई 10,000 रुपए, तो अब बताना टैक्स कितना लिया जाएगा? देखें तो कितने लोग सही जवाब देंगे। अगर मेरी आय 1000 रुपए थी तो मुझ पे 10 रुपए टैक्स लगा, अब मेरी आय हो गई 10,000, तो कितना टैक्स लगेगा? ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा बोलो तो? टैक्स लग जाएगा आप पे 100 रुपया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो कि जैसे जैसे यहाँ पे आपकी आय बढ़ रही है, जैसे जैसे यहाँ पे आपकी आय बढ़ रही है, वैसे ही वैसे यहाँ पे टैक्स की आपकी दर भी बढ़ रही है। तो इसी को कहा जाता है दोस्तों आपका प्रोग्रेसिव टैक्स। मतलब आय इज या फिर इनकम आपकी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टैक्स रेट की। ठीक, तो मतलब गरीबों से कम टैक्स लिया जाएगा, अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। इसका दोस्तों बड़ा ही खूबसूरत सा उदाहरण है आपके लिए जीएसटी।
बड़ा ही खूबसूरत सा उदाहरण है जीएसटी। जीएसटी जो है आपका, ये गरीबों से कम लिया जाता है क्योंकि सामान कम खरीदते हैं, अमीरों से ज्यादा लिया जाता है क्योंकि वो सबसे महंगा सामान है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर समस्या हो तो एक बार पूछना जरूर, ठीक है। आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए रिग्रेसिव टैक्स। अब रिग्रेसिव टैक्स का क्या मतलब है तो समझो, यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो गया आपके लिए प्रोग्रेसिव टैक्स का। रिग्रेसिव टैक्स का क्या मतलब हुआ, वही दो चीजें हैं दोस्तों, एक है आय आपके लिए, दूसरा है आपके लिए टैक्स की दर। ठीक है, टैक्स के रेट या टैक्स की दर। क्या हो गया, बट सर जीएसटी इज नॉट अ स्मार्ट टैक्स। जीएसटी इज अ स्मार्ट टैक्स, लेकिन अगर देखो तो वो आपकी आय के आधार पर बेस करता है कितना। ठीक है, चलो अब इसके अलावा बात करेंगे आपसे। अब मान आय थी 10,000, ठीक। जब आपकी 10,000 रुपए आई थी दोस्तों, तब यहाँ पे आपसे टैक्स लिया जाता था 10 रुपए। ध्यान समझना पहले सवाल को। 10,000 आपकी आय थी, टैक्स की दर थी 10 रुपए। अब अगर दोस्तों यहाँ पे आपकी आय हो गई 1,00,000 रुपए, समझना आपकी आय हो गई 1,00,000 रुपए, तब भी आपसे टैक्स लिया जा रहा है 10 रुपए। तब भी आपसे टैक्स लिया जा रहा है 10 रुपए। तो जरा मुझे बताना निधि, अगर अभी भी हिंदी में ना क्लियर हो तो पूछना जरूर, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से तो हिंदी में लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर अभी भी आपको परेशानी हो, समस्या हो, तो यहाँ पे मुझसे एक बार बता जरूर, ठीक है। तो अब जरा समझो कि आपकी जैसे जैसे आय बढ़ी, वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स दर नहीं बढ़ी। ऐसा होता है क्या, कोई मुझे बता पाएगा क्या ऐसा कोई टैक्स है जो यहाँ पे जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे वहां पे वो आपका कम होता जाएगा या बढ़ेगा नहीं? ऐसा कोई टैक्स होता है क्या? कौन बताएगा ऐसा कोई टैक्स है? अप्रगतिशील, प्रेमनाथ, अप्रगतिशील कहते हैं उसको, ठीक है। हम्म ऐसा कोई टैक्स है टोल टैक्स। टोल टैक्स अगर देखा जाए तो ये आदमी जितनी दूरी तय करेगा उतना लगेगा। तो टोल टैक्स तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इसमें प्रोग्रेसिव। और कोई, और कोई टैक्स जो आपका यहाँ पे लगाया जाता है, जो कि एक रिग्रेसिव टैक्स के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे आपके लिए अचल संपत्ति पे, तो संपत्ति के अनुसार लग रहा है। हाँ, रोहित ने सही जवाब बताया। यहाँ पे आपके लिए उदाहरण हो जाएगा इनकम टैक्स का। इसका हो जाएगा इनकम टैक्स का उदाहरण हो जाएगा। जैसे देखो, अगर इनकम टैक्स की बात की जाए तो मुझे बताओ, अगर आपकी आय 10 लाख से ऊपर है, 20 लाख है या फिर आपकी 10 लाख के ऊपर है, ठीक, तब तक तो आपको टैक्स जो है बढ़ता जाएगा, ठीक। अब मान लो आपकी आय 1 करोड़ है, ध्यान समझना, आपकी आय 1 करोड़ है, लेकिन वो आय बिजनेस से आ रही है। बात को समझना, वो आय आपकी बिजनेस से आ रही है, वो इनकम नहीं मानी जाती, वो बिजनेस टैक्स में आता है क्योंकि वो प्रॉफिट है आपका। आपने उसे इनकम की तौर पे तो खर्च किया भी नहीं। तो ये जो अलग से लगा आपका, तो यहाँ पे बिजनेस टैक्स तो लगेगा, कॉर्पोरेट टैक्स तो लगेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। इसीलिए इनकम टैक्स को यहाँ पे हम लोग रिग्रेसिव टैक्स के नाम से जानते हैं। इतनी गुण गाथा अगर ना समझ में आई हो तो एक बार फिर से पूछो। रिपीट कर देना, ठीक है, अंजना विक्रांत, ठीक है, रिपीट कर देते हैं। ध्यान सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इनकम टैक्स सरकार क्या कहती है कि अगर आपकी आय 5 लाख तक है तो कोई टैक्स मत दो, अगर 10 लाख तक है तो 10% दे दो, 20 लाख तक हो तो 15% से 20% दे दो। बोलो, यही तो कहती है। ध्यान से फिर से समझो मैंने क्या कहा। सरकार ये कहती है कि यहाँ पे अगर आपकी आय 5 लाख तक है तो कोई टैक्स मत दो, 10 लाख सालाना है, सालाना होती है टैक्स, ठीक है। 10 लाख अगर आप एक वर्ष में कमा रहे हैं तो 10% अपनी आय का दे दो, तो यानी कि लगभग हो गया आपका कितना, 10,000 रुपए, ठीक है। 10,000 हुआ, शायद 1 लाख हुआ मेरे ख्याल से, है ना। तो और इसके अलावा अगर बात की जाए आपसे, तो अगर आपकी 20 लाख तक है तो 15% आपका इनकम टैक्स लगेगा, ठीक। ये तब लगेगा जब आप नौकरी करोगे, बात को समझो, नौकरी करोगे तभी तो सैलरी मिलेगी, तभी तो ये टैक्स दोगे। अब यहां पे मुझे बताओ कि जो बिजनेस करते हैं, मुझे बताओ जो बिजनेस करते हैं, उनके ऊपर तो केवल एक टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स। बाकी अगर बात की तो उनके पास कोई आय सच तो होती नहीं, उनके पास मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट पे जल्दी से कोई टैक्स उन पे लग नहीं रहा। तो मुझे बताओ कि अब अगर कोई बिजनेस यहाँ पे चाहे 1 करोड़ कमाए चाहे 2 करोड़ कमाए, वो आपसे ज्यादा कमाएगा और आपसे ज्यादा कम टैक्स भी भरेगा। हाँ,
हाँ, लेकिन अगर देखो तो अगर आय तो यहाँ पर भी बढ़ रही है बिजनेस में, लेकिन क्या यहाँ पे आपका टैक्स जो है वो आपका, हाँ टैक्स, अच्छा इनको इनकम टैक्स स्लैब कहा जाता है, इन सबको यहाँ पे आपका इनकम टैक्स स्लैब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। विक्रांत और निधि अगर क्लियर हो गया तो एक बार जरा यस सर लिखना। ठीक है, तो ये था आपका प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं, एक और टॉपिक लेते हैं यहाँ पे। हाँ आकिब, श्योर श्योर। अच्छा एक चीज और मैं सुझाव ये दूंगा, क्या हो गया हुक्का, क्या दिक्कत आ गई वीडियो सेटिंग में, क्या दिक्कत आ गई? मैं आपकी वीडियो सेटिंग को नहीं ओपन कर सकता, ठीक है ना, ये आप खुद ही करते हो उस चीज को। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे टैक्स के बारे में, जरा ध्यान से सुनिएगा। टैक्स को हम लोग दोस्तों दो आधारों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपकी दोस्तों डायरेक्ट टैक्स, इसको हम लोग, अच्छा एक बार जरा सर एक बार जरा ये हुक्का हरी कह रहे हैं का वीडियो सेटिंग इनकी ओपन कर रहे हैं, एक बार जरा चेक कर लीजिएगा प्लीज। ओके ओके ठीक है ठीक है, अब अभी चेक कर लेंगे, आपका मैसेज अभी मुझे मिला है ना, ठीक है, तो अभी वो चेक कर लेंगे आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए एक होता है प्रत्यक्ष कर, ठीक है, वैसे दिक्कत क्या आ गई हुक्काहरी, और दूसरा होता है आपके लिए इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपके लिए इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। तो जरा समझना कि यहाँ पे जो प्रत्यक्ष कर है और अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। ठीक है, ओके ओके सर एक बार जरा सबका देख लीजिएगा, यहाँ पे सबको अपने कैमरास ओपन करने हैं, तो उसके लिए उनको परमिशन मांग रहा होगा अभी, है ना, ठीक है रोहित। चलो तो एक बार सर अभी आपका देख लेंगे, ठीक है, हो सकता है अभी आपका कर भी दें वो आपका यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जरा समझिएगा ये जो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर होता है इसका मतलब क्या है। देखो प्रत्यक्ष कर का मतलब है, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक, यहाँ पे पहले हम लोग देख रहे हैं आपका प्रत्यक्ष कर के बारे में, मान लो कोई भी व्यक्ति है, ठीक, अब मान लो कोई भी व्यक्ति है आपका, ठीक, अब मुझे बताना जैसे आप, ठीक, तो मुझे बताओ आपकी अपनी आय होगी कि नहीं होगी, बोलो। अगर आपकी यहाँ पर आय होगी दोस्तों, तो इसको हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स। बोलो क्या कहते हैं इसको, इस पे लगने वाला कर क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स। ध्यान सुनते रहना, एक व्यक्ति से संबंधित कोई भी टैक्स हो वो आपका डायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे आपसे डायरेक्ट टैक्स के बारे में। ठीक है, अब इसी तरह अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे बताओ एक व्यक्ति का और क्या क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बताना, एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे और क्या क्या चीजें हो सकती है, क्विकली बताइएगा। एक व्यक्ति का भाई अपनी आय हो गई, ठीक है, और उसके अलावा टोल टैक्स नहीं होता, टोल टैक्स नहीं होता। एक व्यक्ति की अपनी संपत्ति होती है कि नहीं होती, बोलो। एक व्यक्ति की अपनी संपत्ति भी होती है कि नहीं है, तो अगर व्यक्ति की संपत्ति है दोस्तों, तो इस पे लगने वाला टैक्स बन जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स। इस पे लगने वाला टैक्स क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक, अब वहीं इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो आय हो गई, संपत्ति हो गई, इसके अलावा तीसरा क्या होगा आपके लिए, तीसरा यहाँ पे आपके आय संपत्ति के अलावा हो जाएगा आपके लिए व्यापार। बोलो, एक व्यक्ति ही तो व्यापार करता है, एक व्यक्ति ही अगर व्यापार करता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपके लिए लगता है कॉर्पोरेट टैक्स, कौन सा टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, तो इसको कहा जाता है आपका व्यापार कर, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब इसी व्यक्ति की दोस्तों, अगर इसी व्यक्ति की अब हो जाए मृत्यु, समझना, अगर इसी व्यक्ति की हो जाए मृत्यु, तो यहाँ पर जो डेथ ड्यूटी दी जाती है, यहाँ पर जो डेथ ड्यूटी दी जाती, नहीं भारत में जीरो है आपका, यहाँ पे जो डेथ ड्यूटी दी जाती है, ये भी एक प्रकार का आपका प्रत्यक्ष कर है। ब्लैक मनी पे कोई टैक्स नहीं लगता शैलेन, तो कोई फायदा नहीं उसका कहने का। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे जो भी आपको सवाल पूछना हो इस डायरेक्ट टैक्स से जुड़ा हुआ, एक बार वो पूछ लो। डायरेक्ट टैक्स से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न हो, जो भी सवाल हो आपका, वो पूछ लो। ये अभी हमने पढ़ा आपका प्रत्यक्ष कर के बारे में, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स के बारे में। ठीक, अब इससे जुड़ा हुआ जो भी सवाल हो, डेथ ड्यूटी बताते तो समझो, डेथ ड्यूटी यानी से मृत्यु कर कहा जाता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति मरता है तो उसी के नाम की एक पर्ची काटता है नगर में, और ये पर्ची इसलिए काटी जाती है क्योंकि यहाँ पे जब भी आप क्रियाकर्म वगैरह करने जाते हो तो वो नगर निगम के अधीन, तो आप यहाँ पे जो भी आपका कह सकते हैं प्रकार से गंदगी, राइट, तो जो भी कूड़ा करकट वगैरह फैलाते हो, और इसके अलावा यहाँ पे चूंकि आपकी मृत्यु हो गई है, तो इसके एवज में नगर निगम आपसे एक टैक्स लेता है जिसको डेथ ड्यूटी कहा जाता है। कभी जाना शमशान घाट में तो एक पर्ची काटी जाती है, लकड़ी लेने जाओगे तो वहां पे एक पर्ची और काटी जाती है, दो पर्चियां कटती है हमेशा। एक पर्ची तो आपके सामान की हो जाती है,
दूसरी पर्ची जो है आपकी निधि कह रही सर कोरोना टाइम में तो बहुत सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो। सर्विस टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, नहीं होता। ठीक है, चलो तो यहाँ पे डेथ ड्यूटी क्लियर हो गया होगा सभी को, ऐसा कोई जिसको क्लियर ना हुआ हो। वैसे भगवान ना करिए डेथ ड्यूटी अब जो है ज्यादा देना पड़े, है ना। चलिए और कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ लो। डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बता दिया है। अगर यहाँ कोई समस्या आ रही है कि अभी भी सर ये वाला चीज मुझे समझ में नहीं आई है, 10 सेकंड है, आराम से ले लो, समझ लो चीजों को, उसके बाद पूछ भी लो। गुड्स टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स आता है? जी नहीं रोहित, अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अस्थि कर क्या होता है? अस्थि कर, आस्ति कर, आस्ति कर तो देखो इंग्लिश में पूछो तो मैं आपको बता भी दूं शायद। हाँ सर, पिछले में टैक्स का हिंदी नेम बता दीजिए। एक है आपका प्रगतिशील, दूसरा है अप्रगतिशील। हाँ, और उसके अलावा गुड मॉर्निंग कविता। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से हो गया ना। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज और जान लो, डायरेक्ट टैक्स जो है दोस्तों, ये आपका डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जो है आपका, जैसे मान लो यहाँ पर आपका जो लगाने वाली बॉडी है वो गवर्नमेंट होती है। ठीक, तो गवर्नमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे सीधे किसी अगर व्यक्ति से आपका टैक्स वसूले, सीधे अगर किसी व्यक्ति से आपका टैक्स वसूले तो उसको प्रत्यक्ष कर या फिर डायरेक्ट टैक्स के नाम से जाना जाए। ठीक है। सर टोल फिर कहां से आएगा? टोल टैक्स भी आपका डायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लो टोल टैक्स भी लिखा दिया मैंने, लो टोल टैक्स भी आपका डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलो और बताओ। स्टेट ड्यूटी प्रॉपर्टी में आती है आपकी। ठीक है, आपका ओके, हाँ हाँ, उसी के नाम से। ठीक है सर, जब गवर्नमेंट के पास पैसे का पूरा रिकॉर्ड होता है तो ब्लैक मनी इतना कहाँ से बढ़ जाता है? तो शिव इसके लिए ऐसे समझो। अच्छा शिव, आप ही हो ना जो वीडियो यहाँ पे शेयर करते हो, है ना, तो यहाँ पे इसको समझना कि जो जैसे मान लो आपने घर में हो, ठीक, आपके पापा की आय तो फिक्स है, ठीक, लेकिन पापा की आय अपने आप से धीमे धीमे कभी कम हो जाती है और आपका खर्चा पानी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जब आप धीमे से जाकर के पैसा निकाल लेते हो पिताजी का, तो उसको कहा जाता है आपका ब्लैक। ठीक है, हालांकि नहीं निकालते होगे मुझे विश्वास है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं है, नहीं नहीं, वो अलग होता है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, डायरेक्ट टैक्स क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट टैक्स कौन सा हो जाएगा? अगला टैक्स होगा आपके लिए अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, ये आपके लिए नेक्स्ट टैक्स है अप्रत्यक्ष कर, इसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। हाँ सुनो, अपना सवाल पूछेगा। नहीं, रोजगार पे नहीं लगता, एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं, हाँ सर्विस टैक्स जरूर लगता है विक्रांत। हाँ सोनम, आप अपना सवाल फिर से पूछ लो एक बार। अप्रत्यक्ष कर का मतलब समझिएगा। देखो अप्रत्यक्ष कर का सीधा सा मतलब है, अप्रत्यक्ष कर ये कहता है दोस्तों कि यहाँ पर अगर मान लो सरकार, ठीक, अब सरकार है, सरकार जो है दोस्तों यहाँ पे कर लगाती है व्यापारी पे, पैसा लगाती है व्यापारी पे, लेकिन चुकाती है जनता। समझिएगा, लेकिन चुकाती है आपकी दोस्तों जनता। ना ना, मैंने पूछा, मैंने कहा आप वही हो क्या? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो अच्छा एक चीज और, जितने लोग अगर खुद के बनाए हुए वीडियो शेयर करना चाहते हैं, खुद के बनाए हुए, ये याद रखना, अगर तुम लोग खुद के बनाए हुए वीडियोस को शेयर करोगे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सोनम, शशांक सर के नाम से ही है मेरा। ठीक है, बाकी सबसे पूछ रहे हैं, बता देंगे आपको। हाँ, एक बार जरा एक बार जरा इनका वीडियो एक बार आप कर दीजिएगा। एक मिनट को मैं देख लेता हूँ। वेट अ मिनट, ठीक है, बस एक बार कर ही दे रहे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट टाइम से आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, लो कर दिया, हैरी कर दिया। ठीक है, चलिए, हाँ जी, शशांक सर ऑफिशियल के नाम से है सोनम। ठीक है, अगर ना मिले तो टेलीग्राम पे मुझे ऐसे ही मैसेज कर देना, मेरे नाम से है। ठीक है, तो उसके उस पर फिर मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा। ठीक है, तो देखो सरकार होती है, ठीक है, सरकार के अलावा यहाँ पे व्यापारी होते हैं, समझना। ठीक है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। हाँ जीएसटी अभी आएगा, यही तो आ रहा है। तो व्यापारियों पे टैक्स लगाया, चुकाया इसको जनता ने, बात को समझना। यहाँ पे सरकार ने टैक्स लगाया, व्यापारियों पे चुकाया जनता ने। तो जरा समझो कि यहाँ पे देना था व्यापारी को, यहाँ पे दिया जनता ने। तो बोलो ये कैसा टैक्स हुआ? ये हुआ आपका अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, एग्जैक्टली, वेरी गुड विक्रम। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे कौन कौन से टैक्स आते हैं आपके, इसको समझो। ये समझ लिया कि आपके लिए अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। अब समझो इसके उदाहरण क्या क्या, कई सारे उदाहरण, एक नहीं कई सारे। जैसे अगर मान लीजिए आपके लिए सेल्स टैक्स, दोस्तों सेल्स टैक्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट बेचा गया, ठीक, अगर मान लीजिए आपने जो है रेक्सोना साबुन खरीदा, तो उस पे एक सेल्स टैक्स लगता है अलग से। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष कर है, मतलब इसका पैसा आप ही के जो पूरा एमआरपी है उसमें जोड़ के बताया गया। ये जो सेल्स टैक्स है लगाया गया था रेक्सोना कंपनी पे, लेकिन ये आपके एमआरपी में जोड़ दिया गया।
तो यहाँ पे इसको कहा जाता है आपका अप्रत्यक्ष कर, उदाहरण हो जाएगा सेल्स टैक्स। कई बार दोस्तों यहाँ पे आपने एक शब्द सुना होगा, हाँ, लास्ट लायबिलिटी कस्टमर ही होता है जीएसटी में, एग्जैक्टली, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा ये शब्द, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ये शब्द सुना होगा, ठीक। इसका मतलब होता है सारे टैक्स यहाँ पे आपके इंक्लूड किए गए हैं, शामिल किए गए। बात को समझना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके लिए सारे टैक्स शामिल है, तो उसमें अगर आपके जो एमआरपी है, अगर उसमें ये चीज लिखी हुई है, एमआरपी का मतलब किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू, तो अगर आपकी एमआरपी पे दोस्तों ये लिखा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो मतलब उसमें आपका सेल्स टैक्स भी आएगा और इसके अलावा सर्विस टैक्स भी आएगा। तो समझना, ये जो सेल्स टैक्स होता है दोस्तों, ये वस्तु पे लगता है। किस पे लगता है? आपका वस्तु पे लगाया जाता है, ठीक है। ओके, होगा, सही है, ठीक है, क्लियर है ना? अब क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे सर्विस टैक्स, तो सर्विस टैक्स जैसे मान लो आप गए रेस्टोरेंट में खाना खाने, ठीक, कहाँ गए? रेस्टोरेंट में खाना खाने, ठीक। तो रेस्टोरेंट में क्या है कि रेस्टोरेंट का वेटर आपको सर्विस दे रहा है, तो वो इस चीज का भी आप पे चार्ज लगा दे, हमें चाहिए सर्विस टैक्स, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मान लीजिए आप गए बस में सफर करने, तो कंडक्टर जो आपसे पर्ची काट रहा है ना, आपकी जो आपसे टिकट काट रहा है, वो भी आपको सेवा दे रहा है, तो इसका भी सर्विस टैक्स आपकी जेब से लिया जाएगा। हालांकि ये टैक्स खुद एक वेटर को चुकाना चाहिए था, खुद एक कंडक्टर को चुकाना चाहिए था, लेकिन अगर आप चुका रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अभी विक्रांत आएंगे उस पे, तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं दोस्तों, तो इसको कहा जाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। अच्छा, इसके अलावा दो टैक्स और हैं, इनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एक टैक्स हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे कस्टम ड्यूटी। एक टैक्स क्या हो जाएगा? कस्टम ड्यूटी। हमेशा याद रखिएगा, ये जो कस्टम ड्यूटी होता है, ये आपका आयात और निर्यात पे लगाया जाता है। किस पे लगाते हैं हम लोग? आयात और निर्यात, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे लगाया जाता है आपका कस्टम ड्यूटी। आयात निर्यात का मतलब समझ रहे हो? कि जैसे आपके यहाँ जो सामान है ना, ठीक है, आपके यहाँ जो सामान, ठीक, अब मान लो आपने अपना सामान जो है भारत से भेज दिया अमेरिका, तो अमेरिका में भेजा तो उसको हम लोग निर्यात कहते हैं, तो इस पे जो टैक्स लगाया वो कस्टम ड्यूटी। अब यहाँ पे आपने अमेरिका से कुछ सामान मंगाया, तो वो हो गया आयात, आ रहा है, तो अगर आयात किया है तो उस पे भी एक टैक्स लगा दिया, वो भी क्या है? वो भी कस्टम ड्यूटी। अगर इस लाइन में कोई चीज अगर ना समझ में आई हो तो एक बार कह दो सर रिपीट कर दीजिए, अगर आ गई है बहुत अच्छे, ठीक, उसके लिए मत बताइए, ठीक है, आना तो आना ही है, ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है, हाँ, कह सकते हैं इसको। सबको क्लियर है? 10 सेकंड है, आराम से ले लो, सोच लो, कि जो शब्द ना समझ में आओ उसको यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको बता दूंगा। सिंपल सी चीज है, लगातार बस कम्युनिकेशन करते रहो। हाँ, मनोरंजन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स है आपका प्रेमनाथ, वेरी गुड। हाउ मच एक्सपोर्ट ड्यूटी? डिपेंड करता है, 40% तक लगती है। वीडियो बफर कर रहा है, तो अब है, इसको जो है एक बार रिफ्रेश कर लो आप। दुकानदार वाला टैक्स बता दें, वो जीएसटी होता है। नियर 200 सुना है सर? नहीं नहीं, नियर 200 तो आपका यहाँ पे कुछ ही देशों में, अधिकतर जगह पे 40% लगता है मैक्सिमम, ठीक है। 200% कहाँ से दे लोगे बाबा? हाँ, ज्योति, ओके, ठीक है, ठीक है, अब है क्लियर है, चलो ठीक है। बाकी सबके सारे सवाल हो गए? सारे सवाल क्लियर हो गए? अभी भी कोई रह गया हो तो पूछ लो अभी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं अभी भी फिर से बताऊंगा, ठीक है। इंपोर्ट में कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट में आएगा, ये देखो, अगर देखो आपके, देखो ध्यान से देखा करो कि यहाँ पे मैं अप्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़ा रहा हूं। अगर मैंने उदाहरण लिखा है, चाहे सेल्स टैक्स, चाहे सर्विस और चाहे कस्टम, याद रखना मैं सबके लिए बता रहा हूँ, खाली आके के लिए नहीं, सबके लिए बता रहा हूँ। अगर मैंने उदाहरण उसके सामने लिखा है तो वो उसी का उदाहरण माना जाए, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब बात करें पेट्रोल टैक्स के बारे में, ठीक है। हाँ, चलो, यहाँ पे पेट्रोल टैक्स को भी हम लोग शामिल कर सकते हैं, वेरी गुड, पेट्रोल टैक्स को भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, केंद्र सरकार के कर और राज्य के कर अलग अलग बता दीजिए। जरूर बताएंगे अभी, हाँ जी। सेल्स टैक्स रिप्लेस बाय जीएसटी, ठीक। अच्छा, एक चीज और सुनो, अभी सुन लो कि यहाँ पे आपके लिए एक टैक्स और लगता है, उसको एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। ये एक्साइज ड्यूटी अलग चीज है। कई बार आपने सुना होगा कि रात के 9 बजे के बाद ही यहाँ पे आपका जो ट्रकों के आवाजाही शुरू होती है, सुना है ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपकी जो ट्रकों की आवाजाही शुरू होती है, तो उसका मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपके लिए जो ट्रक है, उसने सामान बनाया आपका बनारस में, जैसे मान लो बनारस की साड़ी बनाई,
तो बनारस की साड़ी बना करके अब वो उसे लेके जा रहा है तमिलनाडु में या बेंगलोर में, कर्नाटका में लेके जा रहा है। ठीक, तो अगर वो यहाँ पे एक ही देश में, समझिएगा, अगर वो यहाँ पर एक ही देश में दोस्तों या एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर वो किसी भी सामान को लाना ले जाना करता है और जिसका उत्पादन अगर मान लो भारत में ही अधिकतर हुआ होगा, तो ऐसी चीजों पे यहाँ पे जो आपका टैक्स लगाया जाता है इसको एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जरा समझिएगा, अभी जीएसटी पे आएंगे हम लोग, अभी आएंगे, पूरा डिस्कशन होगा जीएसटी पे। ठीक है, चलो अब बात करें आपसे सबसे पहले कस्टम के बारे में। तो समझना, मैं एक मैप बना रहा हूँ, ठीक है, उस मैप से यहाँ पे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। सीमा शुल्क भी इसी में आ जाएगा। शैलेंद्र ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए आपके लिए मैं आपके लिए वो बना रहा हूँ एक तरीके से, ये 3 राज्यों के मैप है। ठीक है, राज्य कह लो, जगह कह लो, 3 जगहों के मैप है। ठीक, पूरी बात सुन ली थी ना मेरी। अब मैं देखो मैप बनाने जा रहा हूं, अब इससे बताना एक्साइज ड्यूटी अभी क्लियर हो जाएगा। आलोक जरा एक बार फिर से देखो। ठीक है, तो ये मान लो ये है आपके लिए उत्तर प्रदेश, ये यूपी है, यूपी है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु, ये हो जाएगा तमिलनाडु, और ये हो जाएगा आपके लिए श्रीलंका का मैप। ठीक, अब देखो यहाँ पे यूपी के कानपुर से, समझिएगा, यूपी के कानपुर से सामान बन के गया आपका बरेली पे। तो यूपी के कानपुर में आपके लेदर की चप्पलें बनी और वो पहुंची बरेली में। ठीक है, वो पहुंची कहां पर आपकी बरेली में। हम्म, वो प्रॉपर्टी टैक्स में ही आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो अगर बरेली में पहुंचा तो यहाँ पे अब जरा बताना आप लोग इनमें से कौन सा टैक्स लगेगा। इनमें से, हाँ देश है आपका, राज्य नहीं है। ठीक है, तो इनमें से जरा बताना कौन सा टैक्स लगेगा यहाँ पे। ई से एक्साइज टैक्स लगेगा या सी से कस्टम ड्यूटी लगेगा। बताना तो जरा, देखे कितने लोग सही बताते हैं। मैंने कहा कि कानपुर से बरेली में एक ही राज्य में आपका जो है सामान पहुंचा। ठीक, तो अगर एक ही राज्य में अगर वो सामान आपका गया था तो इस पे कौन सा टैक्स लगेगा, एक्साइज ड्यूटी लगेगा या कस्टम। नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, कुछ लोगों का तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी। यहाँ पे जितने लोग लिख रहे हैं उनको अभी भी कंफ्यूजन है, तो समझो, जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन, जिन्होंने एक्साइज दिया है उनका सही जवाब है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका टैक्स लगेगा इसको हम लोग एक्साइज ड्यूटी के नाम से जानते हैं। ठीक, लेकिन अगर बात की जाए आपसे, समझिएगा, ई, ठीक है, लेकिन अगर आप मान लो, चलो ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर एक ही राज्य में आपका दोस्तों सारा सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं आपका यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, और वहीं अगर दोस्तों बात करें, अब आपका यूपी से गया तमिलनाडु में, कहा गया, यूपी से गया तमिलनाडु, समझिएगा, तो यहाँ पे अगर यूपी राज्य से पहुंचा आपका तमिलनाडु राज्य की तरफ, तो यहाँ पे जो आपके लिए टैक्स लगेगा ना, यहाँ पे जो आपके लिए टैक्स लगेगा, अब जरा बताना, ये एक राज्य था, ये दूसरा राज्य है, अब एक राज्य से दूसरे राज्य में दोस्तों यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, ई लगेगा या सी लगेगा, एक्साइज लगेगा या कस्टम लगेगा। पहला वाला अगर क्लियर हो गया तो अब जरा दूसरा बताना। कस्टम को कस्टम ही कहा जाता है, एक्साइज को खाली हम लोग सीमा शुल्क कह देते हैं। ठीक है, चलो अब जानो राइट आंसर क्या होगा। सही जवाब होगा कि यहां पर भी आपका लगेगा एक्साइज टैक्स, अभी भारत के अंदर ही। ठीक, चलिए एक मौका और। अब यहाँ पे तमिलनाडु से सामान जा रहा है आपका यहाँ पे श्रीलंका में, अब बताना कौन सा टैक्स लगेगा। अब क्लियर हो गया ना, है ना। कंफ्यूजन रहता ही रहता है, वो गारंटी होती है, कंफ्यूजन होना इसलिए लाजमी होता है ना, पता क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कभी स्टार्टिंग से इन शब्दों पे ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने केवल दूर दूर से सुन रखा था कि अच्छा ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ये है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी हमें वो कंफ्यूजन क्लियर ही नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे अब आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा कस्टम ड्यूटी।
ठीक है, अब क्लियर हो गया एक्साइज ड्यूटी क्या है, कस्टम ड्यूटी क्या है। ठीक है, तो अब मुझे वो लोग पूछेंगे जिन्होंने एक पूरा 1 मिनट ले लो, आराम से पूरा पेज पढ़ लो। अब वो लोग मुझसे पूछेंगे जिनको अभी भी जिनको यहाँ पर क्लियर नहीं है, मतलब अभी भी समस्या है आपकी और अभी भी समझ में नहीं आया। फिर हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे अगले टॉपिक की तरफ। क्या हो गया सर? जब हर कंट्री से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तब एक्साइज कैसे लगेगा? एक्साइज किसने कहा है बाबा? कस्टम कहा है मैंने। देखो कस्टम लग रहा है, ये भारत से श्रीलंका में जा रहा है। ठीक है रेखा? हाँ। सर्विस टैक्स इज मैंडेटरी, जी हाँ, जीएसटी के अंतर्गत सर्विस टैक्स आपसे लिया जाता है। एक्साइज ड्यूटी को हिंदी में क्या कहते हैं? सीमा शुल्क कहते हैं हम लोग वालों। सर ये टैक्स कहाँ जाता है? ये सरकार की आय में जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? हर एक डाउट क्लियर हो गया? कोई और दिल में सवाल हो तो वो पूछ लो, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब सर। जब जब ये आएगा किसी कंट्री तो कस्टमर लगेगा, हाँ एग्जैक्टली होगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। हम लोग जीएसटी की तरफ बढ़ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर यहाँ पे कोई समस्या हो, हाँ ठीक है विक्रांत, ठीक आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया सर? एक्सरसाइज भी लगेगा जी और जीएसटी भी लगेगा? नहीं देखो, अब जीएसटी में ही नुपुर जो है आपका, जितने भी टैक्स थे वो सबको शामिल कर दिया गया। सेल्स भी उसी में है, सर्विस भी उसी में है, एक्साइज भी उसी में आपका लगेगा। हालांकि एक्साइज और कस्टम अभी थोड़ा अलग है। हाँ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आपसे दोस्तों जीएसटी के बारे में। जीएसटी एक ऐसा टैक्स जिसने यहाँ पे टैक्स की समस्या को ही हल कर दिया। जीएसटी ने जो है दोस्तों व्यापारियों की जिंदगी को आसान कर दिया, क्योंकि अभी तक यहाँ पे जो भी टैक्स लगता था उसकी दरें अलग होती थी। यहाँ पे हर एक राज्य में आपका दोस्तों टैक्स अलग अलग रूपों में वसूला जाता था। तो यहाँ पे व्यापारियों को ये नहीं पता होता था कि एग्जैक्टली उनका मुनाफा कब हो गया और कब उनको घाटा हो गया। अभी बताते हैं इसको। हम्म वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है ये आपका कस्टमर के द्वारा चुकाया जाता था, तो इसीलिए हम इसको वैल्यू एडेड टैक्स, और अब इसी का यहाँ पे रूपांतरण रूप है आपके लिए जीएसटी। ठीक है चलें? अब सुनो जीएसटी में क्या क्या आता है। तो देखो जीएसटी जो है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो दो यहाँ पर आपके राज्यों के टैक्स को शामिल किया गया था। एक था जो केंद्र के टैक्स थे। केंद्र के टैक्स के अंतर्गत अगर बात करें तो यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा केंद्र का एक्साइज ड्यूटी। क्या आ जाएगा? केंद्र की एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी समझ में आ रही होगी? ठीक, इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई भी सेवा कर लगेगा, अगर कोई भी सेवा कर लगेगा जिसको हम लोग सर्विस टैक्स कहते हैं, तो ये भी जीएसटी के अंतर्गत क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक आपके लिए यहाँ पे टर्म होता है दोस्तों, जैसे चलिए कस्टम ड्यूटी ही मान लीजिए, केंद्र के द्वारा ली जाने वाली कस्टम ड्यूटी। ठीक, तो हालांकि वो अलग अलग टर्म्स है आपके लिए, हालांकि पूछे नहीं जाएंगे आप लोगों में। अभी आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं विक्रांत। ठीक है, तो ये हो गए मुख्य 3 टैक्स जो कि आपके केंद्र सरकार के द्वारा वसूले जाते हैं। ठीक, अब बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे दोस्तों आपके राज्य के कर के तरफ। तो राज्य कर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे राज्य कर की तरफ लगता है आपका वैट, और या फिर इसको हम लोग सेल्स टैक्स कहते थे पहले। ठीक है, तो वैट हो गया और सेल्स टैक्स हो गया, ये आपका शामिल किया जाता है राज्यों की तरफ से। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो अब इसके अंतर्गत ही आपका यहाँ पर जो एक डायरेक्ट टैक्स होता था, अब इसको शामिल कर लिया गया है, नाम है एंटरटेनमेंट टैक्स। क्या है आपके लिए? एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक, अब इसके अलावा दोस्तों एक टैक्स और होता है, उसको यहाँ पे हम लोग कहते हैं आपका लग्जरी टैक्स। क्या कहते हैं? लग्जरी टैक्स। तो एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया और लग्जरी टैक्स हो गया दोस्तों, ये दोनों ही यहाँ पे आपके राज्यों के द्वारा वसूले जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई भी बैटिंग की, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी अगर आपने लॉटरी चलाई, ठीक है, तो लॉटरी के रूप में, बैटिंग के रूप में, यानी कि जो आपका कैसे है, बैटिंग को हम लोग क्या कहते हैं? बैटिंग को क्या कहा जाता है? बोली लगाना, राइट? तो अगर बोली लगा करके कोई भी टैक्स अगर आपका लिया जाता है, वैट को हम लोग, अच्छा वैट का फुल फॉर्म लिख लो, वैल्यू एडेड टैक्स। देखो वैट का सीधा मतलब ये था
आपके कस्टमर, ठीक है, और इसके माध्यम से आपके जो व्यापारी होंगे, ये सेल्स टैक्स था, ये सेल्स टैक्स जो है पहले आपका अलग अलग रूपों में वसूला जाता था, तो उसी को आपका सामान्य करने के लिए, एक नॉर्मल आपका टैक्स बनाने के लिए उसको नाम दिया गया वैल्यू एड टैक्स, और इसमें बाकी सारे टैक्सों को शामिल किया गया था जो कि सेल्स टैक्स के रूप में शामिल थे। अब जीएसटी में अब ना केवल आपका सेल्स टैक्स बल्कि एक्साइज, कस्टम, एंटरटेनमेंट और लग्जरी टैक्स भी शामिल कर दिया गया, ठीक है। लग्जरी टैक्स क्या होता है, आपके रकीब ने पूछा सर लग्जरी टैक्स क्या होता है, तो वो लग्जरी टैक्स का मतलब समझो, लग्जरी टैक्स, ठीक। मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर डव का साबुन खरीदोगे तो लगभग 50 या 70 रुपए का पड़ता है, ठीक है, और अगर लिरिल का खरीदोगे तो लिरिल का खरीदोगे सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप कोई महंगी चीज खरीदते हो, आरामदायक चीज, जैसे अगर बात करें तो विदेशी सामान, ठीक है, विदेशी डीओ, विदेशी परफ्यूम, तो यहाँ पे ये सब लग्जरी आइटम माने आते हैं, महंगे आइटम माने आते हैं। तो हर एक महंगे आइटम को यहाँ पे आपका लग्जरी आइटम कहा जाता है, और उस पे जो आपका टैक्स लगता है उसको कहते हैं लग्जरी टैक्स। अच्छा, एंटरटेनमेंट टैक्स कहाँ लगता है, ये बताना जरा, एंटरटेनमेंट टैक्स कहाँ लगता है, कौन बता पाएगा, एंटरटेनमेंट टैक्स कहाँ लगता है? क्विकली बताना, एंटरटेनमेंट टैक्स। हाँ, वेरी गुड, देखो विक्रांत और इसके अलावा दिव्या, हाँ सबने सही बताया। देखो, दो तरीके से लगाया जाता है एंटरटेनमेंट टैक्स, जो है आपका दो तरीके से लगता है। एक तो जब आप कभी पिक्चर मूवी देखने जाओगे तो वहां पे लगेगा एंटरटेनमेंट टैक्स, इसके अलावा कभी थिएटर वगैरह में भी जाओगे तो वहां पर भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, और इसके साथ साथ अगर किसी पब में जाओगे, पब का मतलब ऐसी जगह जहां पे आप अल्कोहल ड्रिंक करते हो, ठीक है, तो ऐसी जगह पर भी आपका लगाया जाता है एंटरटेनमेंट टैक्स। गार्डन में नहीं लगता यूजुअली, ठीक है। चलो, इतना क्लियर हो गया। आप देखो, अब अगर बात किया दोस्तों यहाँ पे आपसे, तो ये तो हो गई टैक्स के बारे में पूरी कहानी, ठीक। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर बात किया तो जरा ध्यान रखना, जीएसटी के बारे में कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। जीएसटी जो है दोस्तों, सबसे पहले आपका जिस देश में, सबसे पहले आपका दोस्तों जिस देश में यहाँ पे आपका सबसे पहला देश जहां पे इसको लागू किया गया, ठीक है, तो वो देश का नाम आपके लिए क्या हो जाएगा, तो वो देश हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए फ्रांस। जहां पे ऐसा वो देश जहां पे सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया, उस देश का नाम हो जाएगा फ्रांस। और फ्रांस कहाँ पे है आपका, हाँ जी बताना जरा, फ्रांस है कहाँ पे? फ्रांस आपका है कहाँ पे? यूरोप में, ठीक। अब इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत में, भारत में दोस्तों सबसे पहला राज्य, अब बताना तो, भारत में सबसे पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, क्विकली बताना इसका आंसर क्या है। भारत में सबसे पहला राज्य कौन सा होगा जहां पर आपका ये जो है आपका जो जीएसटी है वो लागू किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जवाब हो जाएगा असम। असम में जो है सबसे पहले यहाँ पे आपका जीएसटी को लागू किया गया, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर बात किया दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहली जो जीएसटी कमिटी थी, सबसे पहली जो जीएसटी कमिटी थी दोस्तों, उसका नाम क्या था, तो नोट कर लेना, असीम दास गुप्ता समिति। क्या नाम था, असीम दास गुप्ता समिति दोस्तों। ये यहाँ पे आपकी पहली ऐसी समिति थी जिसको यहाँ पे जीएसटी का निर्माण करने के लिए, जीएसटी को दोस्तों आपका लागू करने के लिए बनाया गया था। तो पहली जीएसटी के आधार पे आपकी जो समिति बनाई गई थी उसका नाम हो जाएगा असीम दास गुप्ता समिति, ठीक। अब इसके अलावा एक समिति और आती है जो कि यहाँ पे आपके जीएसटी को एक नया रूप देती है उसको, और यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा आपके लिए केलकर समिति। तो याद रखिएगा, ये जो केलकर समिति है, जहां असीम समिति ने केवल आपके इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे बनाया जाए उसके बारे में बात की थी। लेकिन अगर बात करें केलकर समिति के द्वारा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ये जितना भी जीएसटी है उसको कैसे आपका पूरे भारत में लागू करना है, कैसे यहाँ पे चुनाव होगा जीएसटी काउंसिल का, इसके बारे में आपकी चर्चा की गई थी केलकर समिति के द्वारा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लो, और कोई डाउट हो तो वो पूछ लो। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज और याद रखना, जीएसटी से जुड़ी हुई है। अगर मान लो कोई भी जैसे मान लो अगर कोई संसद में आपका बिल पेश होता है, ठीक है, जैसे संसद में आपको एक नया नियम बनाना है, और नया नियम है आपके लिए यहाँ पर कि आपको जो है अ, जो मोटरसाइकिल है अगर उस पर जुर्माना लगेगा तो अब जो है आपका यहाँ पे 1 लाख से नीचे नहीं लगेगा, ठीक। तो अब आपको ये जो बात है इसको नियम बनवाना है, ठीक। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपके किसी भी चीज को नियम बनाना होता है तो उसको, हाँ अभी बताते हैं भाई,
तो उसको जो है यहाँ पे आपका पहले बिल के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है आपके संसद में। अब कई बार ऐसा होता है कि बिल तो पेश किया गया संसद में लेकिन वो पास नहीं हुआ, तो अगर वो पास नहीं होगा तो एक्ट नहीं बनेगा। तो इसीलिए अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे दोस्तों जो आपका जीएसटी था ये 122वां आपका बिल संशोधन था। ये संशोधन बिल था आपका 122वां। लेकिन अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपसे एक्ट के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे 101वां 101st आपका एक्ट था दोस्तों, जीएसटी एक्ट, और ये आपका पारित किया गया था साल 2016। बोलो क्लियर हो गया? 101वां आपके लिए ये एक्ट है, और वहीं अगर दोस्तों बात करें तो 122वां यहाँ पे आपके लिए बिल है। अब अगर इन दोनों शब्दों में अगर कोई भी अभी भी शंका हो, समस्या हो, वो पूछ लो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। यामिनी क्लियर हो गया? और कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो। जो चीज ना समझ, देखो समझो, यहाँ पे मेरे खाली बताने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, एक बार फिर से ना, ठीक है। 2017 में क्या हुआ था, देखो मैंने कहा नहीं, कहा मैंने, देखो बताया कि 2000, अब देखो इसी के आगे की कहानी थी। 2017 में ये पूरे भारत में लागू हुआ। अब उसी में कहानी जुड़ेगी कि पहला राज्य बना था असम। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे आपसे, हाँ, लेकिन अगर आपसे बात करें पहले देश के बारे में तो हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, चलो और कोई डाउट हो वो पूछ लो। एक बार फिर से अगर समझाना हो तो ध्यान सुन लेना। जीएसटी में क्या था आपका कि यहाँ पे 1800 में आपका, ठीक है, 1800 में जो आपका फ्रांस में इसको सबसे पहले लागू किया गया था। ठीक है, अब वहीं इसके अलावा अगर बात किया दोस्तों यहाँ पे आपसे 2016 डेट बता दीजिए। 2016 में जो आपका ये जीएसटी आपका पारित किया गया था, तो ये आपका 8 सितंबर को किया गया था। कब किया गया था? 8 सितंबर, 8 सितंबर 2016। अच्छा ठीक है, संशोधन का मतलब, ठीक है, अब देखो ध्यान सुनो, दो चीजों में कंफ्यूजन है। जीएसटी क्या है और संशोधन क्या है? ठीक, अब देखो समझो, जीएसटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी आपसे इससे पहले टैक्स लिया जाता था अलग अलग माध्यमों से, मान लो कुछ यहाँ पे राज्य थे वो सर्विस टैक्स बढ़ा रहे थे, कुछ राज्य थे तो आपके जो यहाँ पे आपका आपका जो है सेल्स टैक्स बढ़ाते थे। तो ऐसी हाँ अभी बताते, ऐसी समस्या को पार करने के लिए यहाँ पे लगाएगा जीएसटी टैक्स, जो कि यहाँ पे आपका कंबाइंड टैक्स माना गया हर एक रूप। ठीक, अब यहाँ पे अगर बात किया तो बिल और आपका एक्ट में अंतर क्या है? अगर मान लो आपको अपनी कोई बात मनवानी है अपने घर, ठीक, आपको कहना है कि मम्मी कल से यहाँ पे सब लोग जो है सुबह उठेंगे 5 बजे, ठीक, तो यहाँ पे जब आप मम्मी के पास ये बात लेके गए, तो मम्मी ने कहा ठीक है हम लोग सबसे बात करेंगे। तो जब आपने सबसे बात की ना, तो उस समय आपकी बात को कहा गया बिल, क्योंकि अभी वो नियम नहीं बना। फिर जब सब लोगों ने अपनी सहमति दे दी कि ठीक है भाई अब सब लोग 5 बजे उठेंगे, ठीक है उनका, तो यहाँ पे जब सब लोग 5 बजे उठने के लिए तैयार हो गए तब वो बन गया एक्ट। तो यही मैं कह रहा हूं कि जब आप अपनी बात को लेके गए थे तब यहाँ पे आपका जीएसटी का एक्ट हो जाएगा आपका 122वां, और यहाँ पे जब वो आपका नियम बन गया, एक आपका दोस्तों रूल बन गया, तो उसको यहाँ पे आपका पारित किया गया था 101वें संवैधानिक संशोधन के। ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो तो चलिए अब यहाँ पे एक सवाल कर लीजिएगा, एक सवाल कीजिएगा। चलिए पहले इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे कौन सा टैक्स है, यहाँ पे कौन सा टैक्स है दोस्तों जो कि आपका यहाँ पर हर एक स्टेज पे लगाया जाता है? ठीक है, हाँ ठीक है विक्रम, ठीक है। हम्म, चलो इसका आंसर बताना फटाफट फटाफट, और बिना चीटिंग के बताना। मुझे लग रहा है कई लोगों ने यहाँ चीटिंग कर ली है। हल्का सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये होता ही होता है। अगर एक बार जो है अगर आंसर ने झलक दिखा दी, तब तो यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका आंसर गलत, सबका सही लाइन से सही होता है जी। हम्म, यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें तो ध्यान रखना कि इनमें से इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी और नन ऑफ द के अलावा जो वैट टैक्स है ना, ठीक है, ये आपका कंबाइंड टैक्स है। पहले इसको समझ लो, ये आपका कंबाइंड टैक्स है, मतलब यहाँ पे हर एक स्टेज से आपका टैक्स को इकट्ठा किया गया और फिर उसे वैट के नाम से जाना गया। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्शन की हर एक स्टेज में, हर एक स्टेज का मतलब समझते हो, प्रोडक्शन के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है आपके लिए रिटेल। तो यहाँ पे आपके लिए जो भी आपका साजो सामान हो, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल के अलावा प्रोडक्शन में है और उस पे अगर कोई टैक्स लगता है तो उसको हम लोग वैट के नाम से जानते हैं।
ठीक है, अगर ये क्लियर ना हुआ हो तो एक बार पूछ लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर ये क्लियर ना हुआ हो, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो अब अगला सवाल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, अब बता दो। ये बड़ी ही आसानी से कर ले जाओगे अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट्स को सुना होगा। ये कौन सा इनमें से आपका इनडायरेक्ट टैक्स होगा? क्विकली क्विकली जवाब देंगे सब लोग। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। किसी का बस गलत ना हो, यही मेरी दुआ है। गलत हो गया तो मुझे खुद पे अफसोस होगा कि भाई मैंने आप लोगों को उतने अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक है ना, तो कोई भी कृपा करके गलत ना करे। आंसर मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे आपका सही हो। सबका सही अभी तक 100% सही है, बिल्कुल। यहाँ पे राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसको हम लोग सेल्स टैक्स कहते हैं। ठीक है, चलो अगला करो। यहाँ पे टैक्स कौन सा आपका समाप्त किया गया था जीएसटी के माध्यम से? तो अभी मैंने आपको कई सारे जीएसटी टैक्स बताए थे। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो जीएसटी है दोस्तों, ये एक अप्रत्यक्ष कर। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। तो इसमें कभी भी आपका प्रत्यक्ष कर को शामिल नहीं किया जाएगा। ये है वो छोटी सी बात। ठीक है। चलिए अगर बात करें यहाँ पे आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी वैट। यही दोस्तों इकलौता यहाँ पे आपका अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, चलिए चलते चलते एक और सवाल करते हैं। टाटा कंपनी के द्वारा अगर मान लो किसी सामान को मंगवाया गया, भारत में आयात करवाया गया, अपने भारत में मंगवाया गया, तो यहाँ पे दोस्तों जब विदेश से मंगवाया गया तो उस पर कौन सा टैक्स लगेगा? बड़ा ही सिंपल सरल सा सवाल पूछा है, किसी का भी गलत ना हो बस। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एनर्जी आने लग जाती है ना, अगर आपको यहाँ पे जवाब पता है तो एनर्जी पक्का आने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की आपसे दोस्तों आज के इस आखिरी सवाल के बारे में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो ये था यहाँ पे आप आज की क्लास दोस्तों। अगर अभी भी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो वो अभी पूछ लीजिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रह गया हो इस क्लास में, टैक्स से जुड़ा हुआ, टैक्स के अलावा कोई बात हो। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, अब मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू।